इंस्टीट्यूट श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन ई क्लासेस में बच्चों आपका एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र विषय जो हमारा चल रहा है उसका चैप्टर नंबर 16 जो हम पिछले 2 वीडियोज में कंप्लीट करते आ रहे हैं। आज 3rd वीडियो है इसका। ये हमारी औद्योगिक नीति यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो बच्चों आज हम इसकी सेकंड पॉलिसी जानेंगे जो हम पहले तो जान चुके थे, औद्योगिक नीति 1948। अब उसी क्रम में हम सेकंड जानने वाले हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। तो बच्चों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका प्रारंभ कब से हुआ। इसका प्रारंभ हुआ था 30 अप्रैल 1956 में, यानी कि 30 अप्रैल 1956। चलो बच्चों अब आप ये और समझ लो कि जो हमारी सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई उसको लाने की क्या आवश्यकता हुई। बच्चों हुआ क्या कि जब 1948 वाली जो आई थी ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसको 8 वर्ष बीत चुके थे, क्योंकि वो हुई थी 1948 से शुरू। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था, जो हमारी फर्स्ट पॉलिसी आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में, उसमें क्या हुआ था, वो 1956 तक चली थी। और हमारी है ना, क्योंकि 1956 में तो ये नहीं आई थी दूसरी वाली, तो लगभग 8 साल बीत चुके थे। और उद्योगों के क्षेत्र में एक ये समझ लीजिए अच्छा खासा परिवर्तन हो चुका था। यानी कि इंडस्ट्रियल जो हमारा एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया, वो काफ़ी डेवलपमेंट कर चुका था। फिर क्या हुआ, एक नई पॉलिसी और बनाने की आवश्यकता महसूस हुई कि इस पॉलिसी में जो जो कमियां रह गई, वैसे तो बहुत सारा डेवलपमेंट, बहुत सारा अचीवमेंट हम प्राप्त कर चुके थे, तो कुछ जो कमियां रह गई थी उसको पूरा करने के लिए हमने सेकंड पॉलिसी बनाई, जिसको नाम दे दिया औद्योगिक नीति 1956, जो कि 30 अप्रैल 1956 में शुरू हुई। बच्चों ये पॉलिसी उस समय शुरू हुई थी जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो चुका था। अब आपको ये भी ध्यान होगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चली थी, मैंने बताया था ना वीडियो में उसकी, तो जो पहली पंचवर्षीय योजना चली थी वो चली थी अप्रैल 1 से लेके 1951 टू ये चली थी 1956। तो देखो ये भी हमें पता चल गया। अब आप देख पा रहे हो कि बच्चों की जब हमारी पहली पंचवर्षीय योजना यहाँ पर खत्म हुई थी, उसी समय फिर इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि एक और पॉलिसी बनाई जाए। ठीक है, तब इसका शुभारंभ हुआ और संसद में फिर इसके बारे में प्रस्ताव पेश किया गया और संसद ने इसको स्वीकृति दे दी 30 अप्रैल 1956 को। तो ऐसे इसकी स्थापना हुई। अब बच्चों हम देखते हैं कि ये जो दूसरी पॉलिसी बनी, इसमें किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया, तो हम इसकी विशेषताओं के माध्यम से समझ लेंगे कि औद्योगिक नीति 1956 की कौन कौन सी इसमें डेवलपमेंट हमने किए, क्या उसकी विशेषताएं रही। ठीक है, तो देखो पहली विशेषता आपको दिख रही है, उद्योगों का नया वर्गीकरण। बच्चों आपने जो औद्योगिक नीति 1948 पढ़ी थी ना पिछले वीडियो में, तो उसमें जो उद्योगों का वर्गीकरण किया गया था, उसमें किया था हमने 4 पार्ट में। उद्योगों को कितने पार्ट में डिवाइड किया था बच्चों? 4 पार्ट में। जबकि जब सेकंड नीति बनी तो इसमें हमने उद्योगों का नया वर्गीकरण किया और उद्योगों को बांट दिया 3 पार्ट्स में। देखिए ये लिखा है 3, यानी कि जब नई उद्योग नीति 1948 खत्म हुई और फिर ये 56 आई, तो इसमें उद्योगों को बांटा, नया वर्गीकरण किया। 4 की जगह कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने? 3 पार्ट में। चलो अब हम ये जान लेते हैं कि इसको हमने कैसे 3 पार्ट में बांटा। तो बच्चों प्रथम वर्ग में जो हमने उद्योगों को बांटा, उसमें हमने ऐसे उद्योगों को रखा जिनका प्रबंध एवं विकास, यानी कि जिनका मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, कौन कौन सी बातें कही मैंने? मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि प्रबंध और विकास सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथ में रहेगा। यानी कि प्रथम वर्ग में ऐसे उद्योगों को रखा गया जिनका प्रबंध एवं विकास सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब हम ये भी जान लेते हैं कि सरकार ऐसे कौन कौन से उद्योगों को अपने हाथ में रखना चाहिए। तो सरकार ने इस वर्ग में रखे 17 उद्योग। कितने उद्योग रखे बच्चों? 17 उद्योग रखे प्रथम वर्ग में, और इनको 5 श्रेणियों में बांट दिया। कितनी श्रेणियों में बांटा बच्चों? 5 श्रेणियों में। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनको बांटा हमने 5 श्रेणियों में, 5 श्रेणियाँ बनाई। ठीक है, अब 5 श्रेणियों में देखो कौन कौन से उद्योग। सबसे पहले हमने इसमें लिखा सिक्योरिटी इंडस्ट्री, यानी कि सुरक्षा उद्योग। ठीक है, सुरक्षा से संबंधित जो जो हमारी चीज़ें बनती हैं इसमें डाल दी। फिर दूसरा भारी उद्योग, तीसरा खनिज उद्योग, चौथा परिवहन तथा संवाद वाहन, और लास्ट 5वां था हमारा शक्ति। तो बच्चों ऐसे हमने प्रथम वर्ग में उद्योगों को बांटा। इसमें 17
उद्योग को रखा और 70 उद्योगों की 5 कैटेगरी बना दी, ठीक है। और इन उद्योगों में ऐसे उद्योग शामिल किए गए जिनका प्रबंधन विकास सिर्फ और सिर्फ सरकार द्वारा किया जाएगा। चलिए, तो पहला वर्ग आप समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण के अंतर्गत दूसरा वर्ग में कौन से उद्योग रखे थे। तो बच्चों आप जान लो अच्छे से, द्वितीय वर्ग में ऐसे उद्योगों को रखा गया था जिनकी शुरुआत या जिनकी ओपनिंग या जिनका प्रारंभ तो निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा, लेकिन उनका जो स्वामित्व होगा वो होगा हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि सरकार के द्वारा। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि द्वितीय वर्ग में ऐसे उद्योगों को रखा गया जिनका प्रारंभ तो निजी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा किया जाएगा, लेकिन उनके मालिक यानी कि ऑनर यानी कि स्वामित्व वो होगी हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, फिर इसमें हमने क्या किया, ऐसे कैटेगरी तो डिवाइड कर दी फर्स्ट और सेकंड की, लेकिन इसमें ये हुआ था कि जो भी हमारे निजी क्षेत्र जो उद्योगों की स्थापना करेंगी उनकी मालिक तो सरकार बन जाएगी, ठीक है, अच्छी बात है, सरकार बन जाएगी। लेकिन हमने निजी क्षेत्र की इकाइयों को ये भी शर्त दी थी कि समय समय पर आपको इन उद्योगों को संचालित करने के लिए राज्यों की सहायता भी करनी पड़ेगी, यानी कि थोड़ा बहुत उनका भी योगदान हम ले रहे थे इन उद्योगों को चलाने के लिए। और बच्चों, इस क्षेत्र में जो हमारा द्वितीय वर्ग है इसमें हमने रखे थे 12 उद्योगों को। कितने उद्योगों को रखा गया? 12 उद्योगों को, जिनमें से मैं प्रमुख उद्योग बताया था, जैसे आपका एक तो औषधि का उद्योग है, खनिज का है, और जो कृत्रिम रबर होती है आर्टिफिशियल रबर उसका उद्योग है, ठीक है, और दवाइयाँ वगैरह इसमें थी। तो ऐसे उद्योग को हमने द्वितीय वर्ग में रखा। ओके, अब हम देखते हैं तृतीय वर्ग। बच्चों, थर्ड जो हमारी क्लास थी उद्योग की, उसमें केवल ऐसे उद्योगों को रखा गया जिनका संचालन, प्रबंधन, नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ निजी क्षेत्र के द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि तृतीय वर्ग में ऐसे उद्योगों को रखा गया जो केवल निजी क्षेत्रों के अधीन रहेंगे, यानी कि जो भी इसका कार्य होगा, जो भी इसके सिद्धांत होंगे, नियम होंगे, कानून होंगे, सब निजी क्षेत्र की इकाइयाँ ही बनाएंगी और वो इसको फॉलो करवाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये आज आप पहली विशेषता पढ़ चुके हो उद्योगों का वर्गीकरण, नया वर्गीकरण। अब हम देखते हैं इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड है हमारा निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की पारस्परिक निर्भरता। बच्चों, जो हमारी औद्योगिक नीति 1956 आई थी उसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की मतलब इनको ऐसे महत्व दिया गया कि निजी क्षेत्र की इकाइयों को और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को अलग अलग नहीं समझा गया, बल्कि उनको ऐसा माना गया कि जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं और प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज है, दोनों साथ साथ मिलकर कार्य करेंगी। यानी कि सरकार जो भी सहायता देगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की यूनिट हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर की यूनिट हो, दोनों को पर्याप्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी, यानी कि सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये सेकंड हो गई हमारी। थर्ड विशेषता थी निजी क्षेत्र के प्रति न्यायपूर्ण एवं भेदभाव रहित व्यवहार। बच्चों, ये पॉलिसी हमारे पता है बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई गई थी 1956 की, क्योंकि इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थी और निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रति जो व्यवहार हमारा पहले भेदभावपूर्ण हुआ करता था, उस भेदभाव को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। यानी कि सरकार का क्या मानना था, पहले सरकार क्या करती थी कि जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज होती थी उन्हीं को वो हेल्प देती थी, ठीक है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की यूनिट्स पे कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। तो हमने क्या प्लान बनाया भैया इस नीति में कि अब चाहे वो निजी क्षेत्र की इकाई हो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई हो, दोनों को हम व्यवहार जो करेंगे दोनों के साथ एक सा व्यवहार करेंगे, किसी के साथ पक्षपात या भेदभावपूर्ण वाला बिहेव नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि निजी क्षेत्र के साथ साथ पब्लिक सेक्टर का भी विकास होना बहुत जरूरी है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो। चलिए, अब हम जानते हैं लघु एवं कुटीर उद्योगों का ऊंची प्राथमिकता। बच्चों, औद्योगिक नीति 1956 में हमने न केवल अपने छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया था, बल्कि जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज थी जिसको हम बोलते हैं कुटीर उद्योग, इनको भी हमने पहली प्राथमिकता दी थी कि हमारे देश के चाहे छोटे उद्योग हों, लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज, चाहे हमारे कुटीर यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज हों, सबको हम बराबर महत्व देंगे, सबका बराबर विकास करेंगे, ठीक है, दोनों को लिया था इसमें। और तीसरा है हमारा क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ
तो उस समय हमारे देश में एक आर्थिक असमानता बहुत गंभीर समस्या हो गई थी। यानी कि आर्थिक असमानता का मतलब क्या था कि जो हमारे लोग थे वो दो वर्गों में बटे हुए थे, एक तो अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग। और गरीबों के पास भी एक समान धन नहीं था, एक समान उनके पास जमीन जायदाद बिजनेस कुछ नहीं था, सब अलग अलग थे, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम। तो हमारी सरकार ने क्या प्लान बनाया कि वो उद्योग कोई सा भी हो हम उसकी असमानता को खत्म कर देंगे। यानी कि कोई भी उद्योग पिछड़ा नहीं रहेगा, ना कोई उद्योग एकदम से ऊंचा रहेगा, सबको हम इक्वल कर देंगे। ठीक है, ऐसी पॉलिसी हमारी 1956 वाली थी। अब बच्चों आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, क्योंकि हमने जो औद्योगिक नीति 1948 और 1956 ये दोनों पॉलिसी हमने पढ़ ली है बाय वीडियो, यानी कि वीडियो के माध्यम से। अब आपको होमवर्क क्या करना है, इसमें एक नई पॉलिसी है, नई औद्योगिक नीति जो आई थी हमारी 1991 में। कौन सी नीति बोली मैंने? नई औद्योगिक नीति, यानी कि न्यू इकोनॉमिक प्लानिंग, वो आई थी हमारी 1991 में। ठीक है बच्चों, इसको आपको स्टडी करना है। ठीक है, नैप जिसको बोलते हैं नैप, यानी कि नई आर्थिक नीति 1991। इसका बच्चों आपको अच्छे से अध्ययन करना है, और अगर आपको घर पर इसको समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे विद्यालय नियमित रूप से अब संचालित हो रहे हैं, आप विद्यालय में आइए, आपको यहाँ पर उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। चलिए बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियो देखते रहिए और तैयारी करते रहिए।